नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। टेस्ट पहला हो गया है, अच्छा लगा। आप लोगों का पार्टिसिपेशन ठीक था और क्वेश्चन ये पहली बार हम लोगों के सामने आए थे। 19 से 20 क्वेश्चंस की संख्या में बढ़ाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से। और ज़्यादातर बच्चों के अगर जो मैंने मार्क्स देखे हैं तो मोर और लेस 15 या 15 से थोड़ा सा कम उसके आसपास ही माने जाएंगे। एवरेज मार्क्स अगर हैं तो 15 मार्क्स अगर इसमें 19 में से आते हैं तो बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर किसी के 15 से कम आते तो मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने बहुत कठिन नहीं दिए थे। मैं पहले ही टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन दे के अपने को बहुत विद्वान सिद्ध नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि कठिन प्रश्न मैं दे दूंगा तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमें वो क्वेश्चन देने हैं, हमें वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है। एक बात, उसके बाद ये हमने बिल्कुल बेसिक से करना शुरू किया है। हम अभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए तो फैक्चुअल बेस्ड थे ज़्यादा। तो टेस्ट के प्रति निश्चिंत हो जाइए आप। सब ठीक रहा तो कम से कम 8 से 10 टेस्ट हम लोग दे लेंगे, जिसमें से हमको 300 से 400 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वो अच्छा है मेरे हिसाब से। आप लोग इन टेस्ट पेपर्स को प्लीज़ नोट करते रहिए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। अगर आप लोगों को लगता है कि इस टेस्ट से फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल में सहभागिता और बढ़ाइए। मैं चाहता हूं कि कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग इसमें टेस्ट दें, तो हमें पता लगे कि एवरेज में प्रिपरेशन कहाँ जा रही है और जनरली बच्चे कितना सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। हमें जनरली देखना है कि कोई बच्चा भी कितना सॉल्व कर पा रहा है और आपको उस एवरेज से ऊपर मार्क्स लेके रखना है। तो जो भी जनरली 15 से ऊपर नंबर लेके आता है इस पिछले पेपर में, उसे मैं अच्छा कंसिडर करूँगा, वो अबव एवरेज माना जाएगा। 15 या उससे 15 से नीचे में थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो सभी लोग ठीक कर रहे हैं और आपको सिलेक्शन कभी एवरेज का सिलेक्शन नहीं होता, हमेशा एवरेज से ऊपर रहना पड़ता सिलेक्शन लेने के लिए। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। इसलिए हमें हमेशा एवरेज से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, ये क्राइटेरिया रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिए एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर आपके उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप हंट में हैं, आप बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं सही दिशा में, ठीक है। अब पॉलिटी का हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है राज्यसभा को। किसे डिस्कस करना है? राज्यसभा को। लोकसभा की लगभग चीज़ें हमने कर ली, अब राज्यसभा के बारे में डिस्कस करते हैं। राज्यसभा हमारा ऊपरी सदन है, हमारी संसद का अपर हाउस बोला जाता है इसको, ठीक है। निचला सदन लोअर हाउस, ऊपरी सदन अपर हाउस राज्यसभा। इसको राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में जिक्र किया गया है कि एक हमारी संसद में एक राज्यसभा होगी, राज्यों की सभा, ठीक है। ये भी एक प्रकार से ब्रिटेन से ही ली गई है ना, जो अपर हाउस है ब्रिटेन का, वो भी ऐसा ही है, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुन के लाए जाते हैं। इसमें अधिकतम संख्या हो सकती है 250। कितनी हो सकती है? 250, जिसके अंतर्गत 238 लोग चुन के आएंगे और 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को। यह लोग कला, विज्ञान, साहित्य जगत के, खेल जगत के बड़ी नामी हस्तियां होती हैं जिनको चुन के लाया जाता है। अभी वर्तमान में अगर इसकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो ये 233 है। कितनी है? 233 प्लस 12, 233 प्लस 12। तो वर्तमान में हमारी जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो 245 है, 245, ठीक है। क्लियर हो गया? मैक्सिमम 250 हो सकती है, लेकिन अभी 245 ही पे ही चुनाव होते हैं, ठीक है। आगे बिल्कुल पता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इनको चुनते हैं। राज्यसभा की सीटें राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुनी जाती हैं। राज्यसभा का जो भी कैंडिडेट होता है उसको वोट राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य मतलब एमएलए देते हैं। कौन देते हैं? एमएलए देते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव तरीके के हिसाब से सर्वाधिक सीटें और जनसंख्या के आधार पर इसमें राज्यसभा की सीटें बटी हुई होती हैं। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में 31 हैं और मिनिमम सीट है 1, जो कि कई छोटे राज्यों में है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और भी कई छोटे राज्यों में मिनिमम सीट है 1 और मैक्सिमम सीट कितनी है? 31, ठीक है। और एक जनसंख्या के आधार पे होती है। किस प्रकार से होती है? जो किसी राज्य की जनसंख्या अगर 50 लाख जितनी भी है, उसमें शुरू के 50 लाख तक हर 10 लाख पे एक सीट होगी। किस पे होगी? हर 10 लाख पे एक सीट, 50 लाख तक पे। और 50 लाख से ऊपर की जनसंख्या है तो फिर 50 लाख के बाद हर 20 लाख के लिए एक सीट होगी,
आप समझ गए। अगर कोई जनसंख्या अगर 1 करोड़ है किसी राज्य की जनसंख्या अगर 1 करोड़ में लगा लूँ कि 1 करोड़ 10 लाख है, ठीक है, तो शुरू के 50 लाख में हर 10 लाख के लिए एक एक सीट, मतलब शुरू के 50 लाख के लिए 5 सीट, अब बाद में कितना बचा, 60 लाख बचा, तो उनके लिए 20 लाख 20 लाख 20 लाख, तो 3 सीट, तो सब मिला के 8 सीटें हो जाएंगी। अगर किसी की जनसंख्या 1 करोड़ 10 लाख है तो वहाँ पर राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी, 8 लाख हो जाएंगी, सॉरी 8 हो जाएंगी। आप समझ गए राज्यसभा किस प्रकार से सीटें बनती हैं। तो मैक्सिमम सीट्स यूपी में है, कितनी है, 31, कितनी सीटें हैं, 31, डन हो गया। राज्यों के सिर्फ एमएलए चुनते हैं और कोई भी नहीं चुनता है, ठीक है। इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, एक प्रकार इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाके इनको वोट देते हैं, ठीक है। सभी राज्यों के लोग देते हैं, सभी राज्यों के एमएलए देते हैं, साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं जहाँ के एमएलए हैं, एक तो दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी, दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी। इसके बाद ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है, जैसे लोकसभा हमारी क्या होती है, हर 5 साल में खत्म हो जाती है, नई लोकसभा का निर्माण होता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, राज्यसभा के एक मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। लेकिन ये डिसॉल्व क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें हर दूसरे साल में जितनी संख्या है टोटल, उसका 1/3 सदस्य रिप्लेस हो जाते हैं। क्या होते हैं उनका, मतलब हर दूसरे साल पे 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाता है, और जिसके कारण लोग रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, और फिर नए 1/3 लोग उसमें आ जाते हैं। इस प्रकार ये रोटेशन 1/3 की चलती रहती है, मतलब कभी भी यह हाउस पूरी तरह फिनिश नहीं होता है। हर दूसरे साल में 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर होते रहते हैं, क्योंकि वो 6 वर्ष की जो कार्यकाल है उसे पूरा कर लेते हैं, टेन्योर को पूरा कर लेते हैं। ये इस प्रकार से इसका सिस्टम चलता है। इसके कार्यकाल के विषय में किसमें जानकारी है, आर्टिकल 83(1) के बारे में है आर्टिकल, इसके टेन्योर के बारे में जानकारी है, जिसमें कि कोई जो राज्यसभा का जो एमपी है उसका कितना है, 6 वर्ष है कार्यकाल, कितना है, 6 वर्ष, और हर दूसरे साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, मतलब कि सदस्य उनका कार्यकाल पूर्ण होता है। लोकसभा का भी राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है। अगला, इसके लिए योग्यताएं देख लेते हैं। इसके लिए भी तो कुछ योग्यताएं होंगी। भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष की आयु अटेंड कर ली हो, 30 वर्ष की आयु अटेंड कर ली हो, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, याद हो गया। उसके बाद किसी लाभ के पद पे ना हो, जब वो सदस्य बना हो, किसी भी लाभ के पद पे ना हो, डन हो गया। अब जैसे लोकसभा के अधिवेशन होते हैं, इसके भी सत्र चलते हैं, तो एक साल में कम से कम इसके 2 सत्र होने चाहिए, एक साल में कम से कम 2 सत्र इसके होने चाहिए। अब एक ट्विस्ट आता है इसमें क्वेश्चन आता है कि अधिकतम कितने सत्र हो सकते हैं। लोकसभा के तो अधिकतम 3 सत्र होते हैं, कितने होते हैं, 3 सत्र, लेकिन राज्यसभा के क्या होते हैं, राज्यसभा के 4 सत्र हो जाते हैं। 4 सत्र क्यों हो जाते हैं, क्योंकि देखिए मुख्य रूप से 3 सत्र होते हैं संसद के, एक तो बजट, एक मानसून और तीसरा शीतकालीन सत्र। एक बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, अभी शुरू हो गया ना मानसून सत्र कल से, और दूसरा शीतकालीन सत्र। इसके अंतर्गत 3 प्रकार हो गए, 3 हमारे अलग अलग सत्र हो गए। लेकिन क्या होता है कि राज्यसभा में जो बजट सत्र है उसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, उसमें बीच में थोड़ा छुट्टी दे दी जाती है 1 महीने की, जिसके कारण राज्यसभा 2 भागों जो बजट सत्र है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। इसीलिए राज्यसभा में सब मिला के 4 सत्र होते हैं। कितने सत्र हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 सत्र। डन हो गया, आगे चलते हैं। अब इसका जैसे कि लोकसभा में स्पीकर होता है, वैसे ही राज्यसभा में सभापति होता है, चेयरमैन होता है। कौन होता है, सभापति, और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। बड़ा यूनिक बात है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो बल्कि हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, हमारे देश का उपराष्ट्रपति। कई बार क्वेश्चन आया है कि संसद के किस सदन का जो अध्यक्ष है, जो चेयरमैन है, वो उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा। और इसमें एक उपसभापति चुना जाता है। उपसभापति वो राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है ना, राज्यसभा के लोगों के द्वारा। इसमें सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का। बिकॉज राष्ट्रपति तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, हर 5 वर्ष में एक प्रकार से नया सभापति मिल जाएगा, लेकिन उपसभापति 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। डन हो गया। अगला, पावर्स के रूप में लोकसभा से पावर कम है इसकी, लोकसभा से
कम पावर है। कैसे? लोकसभा की संख्या बल भी ज़्यादा है, कभी भी संयुक्त अधिवेशन होता है, अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुए हैं, कभी भी संयुक्त अधिवेशन होता हो, साधारण विधेयक अगर पास नहीं हो रहा है 6 महीने से, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला देता है मंत्रिपरिषद के कहने पे। तो उस केस में राज्यसभा के पास पावर नहीं रहती। क्यों? संख्या बल कम है, संयुक्त अधिवेशन में साधारण बहुमत से पास होना होता है विधेयक को, ठीक है, तो उसमें लोकसभा को एज मिल जाता है। फिर उसके बाद वित्तीय विधेयक जो होते हैं, जैसे कि धन विधेयक वगैरह हो गया, है ना, उसमें तो राज्यसभा का कोई पावर ही नहीं है। लोकसभा में पेश होता है, लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा को पास करना ही करना है। राज्यसभा ने अगर 14 दिन तक पास नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक पास माना जाता है, या पास ना करके कुछ चेंजेस करके भेजे लोकसभा को, तो लोकसभा के ऊपर है वो, चाहे माने चाहे ना माने, ठीक है। उसके बाद कई सारे ऐसे क्लॉजेज हैं जिसमें कि राज्यसभा के ऊपर एज है उसको, है ना, जैसे कि कई प्रक्रियाएं अगर हम देखें उसमें मंत्रिपरिषद की जितनी पकड़ होती है वो लोकसभा में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकसभा से कम शक्ति इंजॉय करती है, लेकिन कुछ केसेस में इसके पास थोड़ी लिमिटेड पावर्स बन जाती हैं। जैसे कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ये ऑल इंडिया सर्विसेज के नए पद बना सकती है ना, ऑल इंडिया, जैसे कि इन्होंने बाद में मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, 1961 था क्या था वो, जब इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज करके कई सारी नई ऑल इंडिया सर्विसेज स्टार्ट की थी। तो मतलब अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नए अखिल भारतीय सेवाओं के पद सृजित करने का विशेष अधिकार राज्यसभा के पास ही है। उसके बाद उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हो वो राज्यसभा में ही शुरू होगी, ये भी इनकी स्पेशल पावर है। फिर अनुच्छेद 249 के तहत जो राज्य के विषय दिए हुए हैं, राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करता है। ये राज्यसभा क्या करती है, उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और उसके लिए वह कानून बना सकती है। समझ गए आप लोग? राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है किसको, किस अनुच्छेद के तहत के विषयों को? अनुच्छेद 249 के तहत जो राज्य सूची के विषय हैं उसको राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बना सकती है। ये राज्यसभा का प्रिविलेज है, राज्यसभा का एज है ये, ठीक है। तो राज्यसभा लोकसभा से थोड़ी सी कम मानी जाती है बिकॉज अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आ जाते हैं, थोड़ी पावर्स को रिड्यूस किया गया है, लेकिन लगभग केसों में समान या कुछ केसेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिल गई है। अब समान किस किस में है? जैसे संविधान संशोधन करना है, उसमें दोनों लोकसभा राज्यसभा को एक समान पावर मिली है। अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संविधान का संशोधन विधेयक आता है वो चाहे लोकसभा में पेश हो चाहे राज्यसभा में पेश हो, सेम प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। बस कुछ फाइनेंस वाले मामले में इनको जो धन विधेयक वगैरह में इनके पास पावर नहीं है, और साधारण विधेयक में तो शुरू में तो पावर है, लेकिन अगर गतिरोध हो जाए, संयुक्त अधिवेशन हो जाए, तब इनको पावर कम हो जाती है, और उसके बाद संख्या बल कम है तो थोड़ी पकड़ कम रहती है। अब इनकी सदस्यता कैसे जाती है? सबसे पहले तो अगर एक से अधिक सदन में चुन गया है व्यक्ति तो उसे एक सदन से इस्तीफा देना पड़ेगा। मान लीजिए वो कोई व्यक्ति MP बन गया, MLA बन गया, और वह MLA बने रहना चाहता है तो उसे MP से पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार सदस्यता जा सकती है। दूसरा, खुद से त्यागपत्र दे दिया, जा सकती है। तीसरा, 60 दिन की लगातार अनुपस्थिति। अगर कोई संसद का सदस्य, दोनों केसेस में है, लोकसभा राज्यसभा में, संसद का सदस्य लगातार 60 दिन तक संसद में उपस्थित नहीं होता है सत्र चलने के दौरान, है ना, तो उसकी सदस्यता जा सकती है, उसकी सदस्यता चली जाती है, ठीक है। 1980s में ये हुआ था, 86 के अराउंड में आई थिंक। पंजाब के MP थे समथिंग हमदर्द करके, उनका टाइटल हमदर्द करके था, उनको हटाया गया था, उनको अयोग्य ठहराया गया था इसी नियम के तहत, 60 दिन वाले नियम के तहत, ठीक है। फिर या तो राष्ट्रपति अयोग्य ठहरा दे, या तो आप गलत तरीके से चुनाव जीत के आए हैं तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पे, राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? सदस्यों की योग्यता पे चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति अगर अयोग्य ठहरा देता है आपको, तो आपको राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दल बदल कानून। अगर आपने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है तो राज्यसभा का जो सभापति है, हमारा उपराष्ट्रपति, वो आपको दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर सकता है और सभा से निष्कासित कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी सदस्यता जा सकती है। राज्यसभा बहुत सिंपल है, अनुच्छेद 80 में इसका जिक्र है, मैक्सिमम 250, वर्तमान में 245, 12 लोग चुने जाते हैं, मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकाल 6 वर्ष, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लोग आते हैं, राज्यों
के एमएलए चुनते हैं, जनसंख्या के आधार पे इनका चुनाव होता है। जनसंख्या में अगर शुरू के 50 लाख लोगों पर हर 10 लाख पे एक सीट होती है और 50 लाख के बाद हर 20 लाख पे एक सीट होती है। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देखिए, कभी ख़त्म नहीं होती, विघटन नहीं होता इसका। हर दूसरे वर्ष 1/3 लोग रिटायर होते हैं, मतलब उनकी सदस्यता खत्म होती है और नए लोग चुन के आते हैं। 6 वर्ष का मैक्सिमम कार्यकाल होता है, ठीक है। अगर इस केस में मान लीजिए बीच में किसी की मृत्यु हो गई, उसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया तो सीट खाली हो गई, तो उस सीट पे उपचुनाव होता है। क्या होता है? उपचुनाव होता है। लेकिन जो बंदा चुन के आएगा, जो व्यक्ति चुन के आएगा, वो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल तक के लिए ही चुना जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वो 2.5 साल में ही गुजर गया, 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, तो कितना बचा? 4.5 साल, और 3.5 साल और बचा। तो जो व्यक्ति अब उसके स्थान पर चुन के आएगा वो सिर्फ 3.5 साल ही सदस्य रहेगा, उसके बाद उसे पद छोड़ना पड़ेगा। योग्यता बता दी, नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष का होना चाहिए, कम से कम लाभ का पद ना हो, अधिवेशन कम से कम साल में 2 बार होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होते हैं? 4 बार। वैसे तो हमारे संसद में 3 बार सत्र लगता है, लेकिन बजट सत्र को 2 हिस्सों में चलाया जाता है राज्यसभा में, ठीक है। सभापति, उपसभापति मैंने बता दिया। सभापति इसके राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, और उपसभापति राज्यसभा के मेंबर होते हैं। पावर्स मैंने बता दी थी आपको। इसी के साथ राज्यसभा आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संसद की कार्यवाही देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संसद का हिस्सा पूरा। विधेयक कैसे पास होते हैं, फिर संसद की कमेटियाँ क्या होती हैं, है ना। संसद के जो टर्म्स होते हैं, काम रोको प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, क्या होते हैं, सारे प्रस्ताव करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। 1 से 2 वीडियो में पार्लियामेंट पूरी खत्म हो जाएगी। पार्लियामेंट खत्म होते ही आपकी पॉलिटी 60% गायब। उसके बाद आपका सिर्फ 2 क्लासों में राज्य सरकार, 1 क्लास में न्यायाधीश, मेनली 80% आपका पॉलिटी खत्म। और फिर हम संवैधानिक निकाय करेंगे, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, है ना, ह्यूमन राइट कमीशन, SC/ST आयोग, ये सब करेंगे। तो बहुत जल्दी हम लोग पॉलिटी के समापन की ओर बढ़ेंगे। बस पार्लियामेंट खत्म होने का इंतजार है, ठीक है। थैंक यू सो मच।